तो मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है यूटीआई, और उसमें स्पेशली वी विल टॉक अबाउट रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। उसकी वजह से आपकी सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और रूटीन डिस्टर्ब होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बड़ा कॉमन है, स्पेशली यंग फीमेल में या ओल्डर फीमेल में जिनमें शुगर वगैरह होती है। औरतों में पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। उसकी वजह ये कि उनकी एनेटमी इस तरह की होती है। मर्दों में रिलेटिवली कम होता है, लेकिन मर्दों में अगर प्रोस्टेट वगैरह के प्रॉब्लम हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, ब्लॉकेज हो, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का कोई इश्यू हो, तो तब ज़्यादा इन्फेक्शन होने का उनमें भी चांस होता है। सबसे पहले तो इससे पहले कि इस पे बात करें कि बार-बार पेशाब का इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, इलाज कैसे करना है, पहले बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स पता होंगे, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा हम इलाज कर सकेंगे। सबसे पहला तो रिस्क फैक्टर है, स्पेशली न्यूली वेडिड कपल्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें बैक्टीरिया जो है वो यूरिथ्रा तक चले जाते हैं और अंदर फिर यूरिथ्राइटिस और सिस्टाइटिस इन्फेक्शन कर देते हैं। मसाने का इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब वाली नाली का हो सकता है, ऊपर किडनी तक इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। पहले आपको 20-25 साल तक कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ होता, लेकिन जैसे ही शादी होती है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि ब्लैडर प्रॉब्लम्स, जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। काफ़ी लोगों का मसाना कमज़ोर होता है, उसमें पेशाब खड़ा रहता है, पेशाब खड़ा रहने से इन्फेक्शन हो जाता है। मसाने की दीवार या मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, वो नर्व सप्लाई की वजह से भी हो सकते हैं। मसाने का कोई अपना इशू भी हो सकता है। जब भी पेशाब खड़ा होगा मसाने में, तो बार-बार इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरा, स्पेशली बाहर के मुल्कों में कुछ मेडिसिन स्पर्मेसाइड्स ऐसी यूज़ करते हैं एज़ अ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। क्योंकि ऐसी सारी मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, उससे इरिटेशन वगैरह होती है और उससे बैक्टीरिया फिर जो डैमेज्ड वॉल है उस पे अटैक करते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। चौथा बड़ा रिस्क फैक्टर है शुगर। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। शुगर की वजह से ब्लैडर सिस्टोपैथी होती है, मसाने की दीवार कमज़ोर हो जाती है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर जैसी कंडीशन हो जाती है, यूरिन रिटेन करता है। और वैसे भी शुगर वाले लोगों में सारे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो पेशाब का इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है। इसी तरह एक शुगर की मेडिसिन आई है, जैसे एसजीएलटी2 रिसेप्टर इन्हिबिटर्स हैं, जैसे डेपाग्लिफ्लोज़िन वगैरह है। इनमें पेशाब में बहुत ज़्यादा शुगर निकलती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए वो फूड है शुगर, तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर कोई ये मेडिसिन ले रहा है और उसमें बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर इस मेडिसिन को स्टॉप करना चाहिए। छठे नंबर पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या स्टोन डिजीज़। जिन लोगों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है या स्टोन डिजीज़ होती है, गुर्दे में पानी की थैलियाँ होती हैं या पत्थरियाँ होती हैं, उनमें भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि कभी-कभार तो सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कभी-कभार पत्थरी की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से हो जाता है। और आखिरी नंबर पे कुछ लोगों को आदत होती है, उनकी वॉइडिंग हैबिट्स, पेशाब करने की आदत अच्छी नहीं होती, सब ऑप्टिमल होती हैं। पेशाब आता है तो रोक लेते हैं, वो रोके रहने से भी वही वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर से। तो खामखा पेशाब को रोकना भी नहीं चाहिए। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, अगर आप इनमें से कोई भी है, तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें कि उसके लिए एग्ज़ैक्टली क्या किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको बार-बार जो इन्फेक्शन कुछ लोगों में होता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? उसमें कुछ चीज़ें तो ये ऐसी हैं जो मरीज़ कर सकता है, जो हम उसको गाइड करते हैं कि वो करें, कुछ डॉक्टर के करने की होती है। तो जो आप कर सकते हैं एज़ अ पेशेंट, वो नंबर 1 तो ये है कि पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पीने से बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं, जब बैक्टीरिया फ्लश आउट होते हैं, तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। ज़्यादा यूरिन आएगा तो वो साथ बैक्टीरिया को भी बहा के ले जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आप जब सफाई करते हैं तो अच्छी तरह पानी से अपने जेनिटेलिया वॉश करें, स्पेशली फीमेल के केस में कि वो आगे से पीछे की तरफ वॉश करें, क्योंकि अगर पीछे पहले वॉश करते हैं तो फिर उसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया वहां से आगे पेशाब वाली नाली की तरफ आ जाते हैं, जब वही हाथ आप आगे लगाएंगे। तो ये क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाइजीन का ख्याल रखना एन इस्लामिक भी है और बड़ा अहम है। तीसरे नंबर पे कब्ज़ से बचें, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि रेक्टम के अंदर जो स्टूल है वो मसाने पे प्रेशर डालता है, मसाना सारा खाली नहीं होता, उसके अंदर पेशाब रह जाता है और इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे ये है कि जो स्पेशली न्यूली वेडिड कपल हैं या बाद में भी, तो जब आप मियाँ बीवी अपना इज़दवाजी ताल्लुक कायम करते हैं, तो उसके बाद ये है कि पेशाब कर लें। उससे ये होगा कि कुछ बैक्टीरिया उसी वक़्त फ्लश आउट हो जाएँगे। तो ये वाइडिंग बड़ी अहम है, इसे पोस्ट कॉइटल वाइडिंग कहते हैं कि उसके बाद पेशाब कर लेना।
तो उससे भी इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। छठे नंबर पे ये है कि आप अपनी शुगर का अच्छा ख़्याल रखें, शुगर अच्छी कंट्रोल रखें और ऐसी दवाइयाँ जो शुगर वाले मरीज़ों में इन्फेक्शन का चांस बढ़ाती हैं, उनको अवॉइड करें। आखिर में ये कि आपको खुद एजुकेट करना चाहिए अपने आप को एजुकेट करें और डॉक्टर से लर्न करें कि सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट आपके लिए राइट है कि नहीं। हर पेशेंट उसका कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन कुछ में डॉक्टर्स उनको गाइड कर सकते हैं, इतनी अवेयरनेस दे सकते हैं, इतना टीच कर सकते हैं कि वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये होता है, कभी-कभार ये सारी मेजर्स भी मरीज़ करते हैं, फिर भी बार-बार इन्फेक्शन हो जाता है। अब इस सिचुएशन में डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का क्या रोल है? तो उसमें नंबर 1 तो ये कि एक ईस्ट्रोजन मेडिसिन होती है, उसकी क्रीम्स मिलती हैं, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में ना वजाइना की ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह है, उसकी भी मिकदार कम हो जाती है। तो ईस्ट्रोजन क्रीम से वो ड्राइनेस बेहतर होती है, बैक्टीरियल फ्लोरा बेहतर होता है, इन्फेक्शन का चांस कम हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि ये ईस्ट्रोजन क्रीम या एस्ट्राडायोल क्रीम इज़ इट राइट फॉर यू और नॉट? ये खुद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्रैनबेरी जूस है, जो लोगों को इस्तेमाल करने का बड़ा शौक है, मैंने बार-बार इस पे वीडियो बनाई हैं। किसी कंट्रोल ट्रायल में या मेटा एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं है, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। स्पेशली ट्रीटमेंट में तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, अगर आप प्रिवेंशन में ले रहे हैं और आपका वाक़ई इन्फेक्शन का चांस वो कम कर रहा है, तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। तीसरे नंबर पे प्रोबायोटिक्स का कुछ रोल है कि ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो गट के या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के हैं, वह कैप्सूल की सूरत में खाते हैं, जिससे आपका वो लैक्टोबैसिलस और इस तरह का बैक्टीरियल फ्लोरा रिस्टोर होता है, इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। चौथे नंबर पे एक मेडिसिन है मिथेनामीन, हिप्पुरेट। ये एक अच्छी ऑप्शन है, यूके वगैरह में काफ़ी यूज़ होती है। लॉन्ग टर्म 3 से 6 महीने आप लेते हैं, इससे नौजिया, वॉमिटिंग, थोड़ी एसिडिटी हो सकती है, लेकिन इन्फेक्शन का चांस कम हो सकता है। छठे नंबर पे डॉक्टर कभी-कभार ये करते हैं कि आपको लो डोज़ एंटीबायोटिक्स देते हैं एज़ अ प्रोफिलैक्सिस, कि पहले ही थोड़ी-सी डोज़ में एंटीबायोटिक हफ्ते में 1 दफ़ा, 3 दफ़ा या डेली थोड़ी डोज़ में, स्पेशली उन लोगों में जिनमें रिकरेंट यूटीआई होता है, 6 महीने में 2 दफ़ा से ज़्यादा या साल में 3 दफ़ा से ज़्यादा, या बार-बार इन्फेक्शन होते हैं, हर महीने ही हो जाता है। तो उसमें ये रोल है, लेकिन ये एंटीबायोटिक कौन-सी देनी है, उसका रिस्क बेनिफिट क्या है, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये सारा आपका डॉक्टर सिलेक्ट करता है। आप उसको खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे। 7वें नंबर पे ये कि पोस्ट कॉइटल प्रोफिलैक्सिस, कभी-कभार हम न्यूली वेडिड कपल में रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर सेक्स अगर उनको एक एंटीबायोटिक 1 डोज़ दे दी जाए, तो उससे इन्फेक्शन का चांस सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8वें नंबर पे ये कि जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, जैसे मर्दों में प्रोस्टेट का मसला है या कुछ स्टोन है या उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, वो यू मस्ट ट्रीट द अंडरलाइंग ब्लैडर इश्यूज या जेनिटो यूरिनरी इश्यूज, क्योंकि जब तक उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन कैसे ट्रीट होगा। तो ये मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है इस बात को जहन में रख के कि रिस्क फैक्टर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हेल्प करें, जो अच्छी हैबिट्स हैं, बार-बार इन्फेक्शन का चांस कम करती हैं, और डॉक्टर फिर यूजुअली किस लाइन्स पे सोच रहे होते हैं। तो इट्स नॉट दैट सिंपल जितना मैंने वीडियो में बताया है, इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। कभी-कभार इसके बावजूद भी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।